नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। तेजस्वी यादव के ऊपर लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। आखिर मामला क्या है और कहां तक ये मामला जाएगा? क्या तेजस्वी यादव को ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है आने वाले समय में? इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अशोक कुमार सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, तेजस्वी यादव से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। मामला जब उनके पिताजी लालू यादव रेल मंत्री थे उस वक्त का है। क्या तेजस्वी यादव मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक गिरफ्तारी का प्रश्न है, जी। ईडी को तो पावर है ही। ईडी गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन अब गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी वो तो अब डिपेंड करता है, क्योंकि जो इससे पहले जो सीबीआई वाले मैटर में जिसमें चार्जशीट फाइल हुआ है, जी। वो तो बिना किसी को गिरफ्तार किए हुए फाइल हुआ है। तो हो सकता है कि गिरफ्तार न भी करे। अगर जांच में सहयोग कर रहा है तो इसमें गिरफ्तारी नहीं भी बनती है। तेजस्वी यादव सहयोग कर रहे हैं। जांच में सहयोग कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, 10 घंटे की पूछताछ हुई है उनकी। चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि हेमंत सोरेन को, जो झारखंड के बड़े नाम हैं, नेता हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा। तो कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के बाद तेजस्वी यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हेमंत सोरेन ने अपना केस खुद खराब किया है। हेमंत सोरेन ने जी। 5-5 सम्मन इवेड किया। ठीक है, उनके घर पे दिल्ली में छापा पड़ रहा है। अधिकारी, ईडी के अधिकारी उनको ढूंढ रहा है। पिछले 6 महीने से कितने सारे सम्मन्स को उन्होंने इवेड किया है। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब को भी 5वां सम्मन दिया गया है। जी। तो एक इस देश में एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। कोई भी चीज़, कोई भी जांच, कोई भी तहकीकात, तफ्तीश एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होती है। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपको नोटिस दे रही है जांच करने के लिए, तो बीइंग अ सिटीजन आपका ड्यूटी बनता है इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने का, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने का जांच एजेंसीज को। ठीक है, लेकिन अगर आप जांच एजेंसीज को सहयोग नहीं करेंगे तो खुद आप अपने खिलाफ केस को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और वो गिरफ्तारी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव सहयोग कर रहे हैं लगातार, यस जब भी यस दिल्ली में, पटना में ईडी के यस सामने आ रहे हैं। यस यस उसने हमेशा जांच में उन्होंने सहयोग किया है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि क्योंकि मैं देखता हूं कि जहां भी आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, जांच में सहयोग करते हैं, सम्मन को इवेड नहीं करते हैं और किसी विटनेस को हैम्पर करने की कोशिश नहीं करते हैं, साक्ष्य को नहीं मिटाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज गिरफ्तारी न के बराबर करती है। देखिए, एक जो इस तरह के फाइनेंशियल मैटर्स में खासकर एक चर्चा जो जोर शोर से हो रही है सर, कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे, ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो पूरा मामला है लालू यादव का है, वो रेल मंत्री थे 2004 से 9 के बीच में। तो लालू यादव के कारण तेजस्वी यादव से क्यों पूछताछ हो रही है और फिर क्यों इनसे ईडी लगातार बुला रही है? क्यों ये मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं? लालू यादव का केस तेजस्वी यादव पे कैसे आ रहा है? अब केस को मैं उतना टेक्निकली मैंने स्टडी नहीं किया है, न जी। मेरे पास फाइल है, न मैं उनका वकील हूँ। जी। लेकिन जो मैं अखबारों के माध्यम से जो मैं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, इसमें वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी है। ठीक है, और पीएमएलए एक्ट के अंदर जो अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के बेनिफिशियरी होते हैं, जी। ठीक है, तो आप पर जांच होती है। इसमें टोटल 7 मामले थे। जो लैंड फॉर जॉब स्कैम था, ये टोटल 7 मामले था। हो सकता है, मुझे लगता है कि तेजस्वी उस समय हो सकता है माइनर रहे हों, जी। लेकिन ये बेनिफिशियरी रहे हैं। टोटल 7 मामले में ये था कि 7 अलग अलग लोगों से पटना के प्राइम लोकेशन में, ठीक है, 3370 स्क्वायर फीट, 1 से 80,000 स्क्वायर फीट, कई लोगों से 4,000 स्क्वायर फीट की ज़मीनें ली गई और बहुत ही सस्ते दामों में, 3 लाख में। अब सोचो, पटना में आप 3370 स्क्वायर फीट की ज़मीन 3.7 लाख में आप ले रहे हो। 80,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन 4 लाख रुपए में आप ले रहे हो। ठीक है, और उसके बदले उसके परिवार के मेंबर्स को, किसी को मुंबई में ग्रुप डी की नौकरी दी जा रही है, किसी को हाजीपुर में ग्रुप डी की नौकरी दी जा रही है, किसी को पटना में, किसी फैमिली के 1 मेंबर को, किसी की फैमिली को 2 मेंबर को नौकरी दी जा रही है गलत तरीके से। रेलवे के जो नियम हैं नौकरी देने के, उस नियम का उल्लंघन करके। और जितने पैसे में वो ज़मीनें ली गई है, वो ज़मीन का एक्चुअल वैल्यू का वो 1/10 से भी कम है।
ज़मीन का जो एक्चुअल वैल्यू है उससे वो 1/10 से भी कम में लिया गया है। जी। तो ये मामला तो स्कैम का है और आप उसमें बेनिफिशियरी रहोगे तो उसमें जांच भी होगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गिरफ्तारी भी होगी। जरूरत पड़ने पे ईडी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर सकती है। कर सकती है। गिरफ्तारी तो ईडी के वेल विद इन द पावर है, लेकिन अब सवाल है कि जी। गिरफ्तार करती है या नहीं करती है, ये बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। ये ईडी के पास इतना पावर कैसे आ गया? अब सीबीआई से ज्यादा चर्चा ईडी का होता है। चर्चा किस चीज़ का होता है इसमें जी। मैं क्या कमेंट करूं, जी। लेकिन लेकिन जो ईडी का बेसिकली जो गवर्निंग लॉ है वो पीएमएलए है। सीबीआई जो जांच करती है ना जी। वो आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर जांच करती है, और अगर करप्शन का केस है तो पीसी एक्ट के अंदर जांच करती है। तो पीसी एक्ट का और आईपीसी के का और सीआरपीसी का जो दायरा है और पीएमएलए के अंदर जो इम्यूनिटीज़ है और जो उसका जो पावर है जी। जांच एजेंसीज को, वो काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जो इसका प्रिडिकेट ऑफेंस है जिसमें चार्जशीट फाइल हो गया है वो सीबीआई जांच कर रही है। ठीक है, वो गवर्न होता है सीआरपीसी से। ठीक है, जी। वो गवर्न होता है इंडियन एविडेंस एक्ट से, आईपीसी से। ठीक है, उसमें आप पुलिस के सामने कोई बयान देते हो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। लेकिन पीएमएलए में जिसमें ईडी जांच करती है उसमें अगर आप ईडी के सामने कोई बयान देते हो तो वो कोर्ट में सेक्शन 50 में एडमिसिबल है। आपके बयान के आधार पर, आपके डिस्क्लोजर के आधार पर किसी दूसरे को गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी को सम्मन भेजा जा सकता है। तो सीबीआई के और ईडी के पावर में फ़र्क है, दोनों का गवर्निंग लॉ में फ़र्क है। जी। दोनों के गवर्निंग लॉ में फ़र्क है। सीबीआई पुलिस है, ईडी पुलिस नहीं है। आप ऐसे समझिए, ईडी इज़ नॉट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक रिसेंटली एक जजमेंट में ये काफ़ी दोनों के पावर को काफ़ी डिफ्रेंशिएट करके और इन चीज़ों को बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड और क्लियर कर दिया है। ईडी इज़ नॉट अ पुलिस। ईडी के सामने जो बयान देते हो वो कोर्ट वो में मान्य एडमिसिबल है। मान्य है, इसीलिए ईडी के पास पावर ज़्यादा है। और पुलिस के सामने अगर आप कोई कुछ आप सबूत दे रहे हैं, बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं है कोर्ट में। नहीं नहीं, डिस्क्लोजर जिसको कन्फेशन कहते हैं ना, एक्स्ट्रा जी। जुडिशियल कन्फेशन, जो हम बयान देते हैं, जी। वो आपके पास ऑप्शन है कि अगर पुलिस कस्टडी में बयान दिया हुआ है तो कोर्ट में वो बयान एज इट इज़ नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर जी। आप उस बयान से कोई विटनेस पलट जा रहा है जी। तो पुलिस के सामने दिया गया किसी बयान का उतना वैल्यू नहीं होगा जितना ईडी के सामने दिए गए बयान का वैल्यू होता है। ये बेसिक लॉ में डिफरेंस है। ईडी और सीबीआई में। जी। तेजस्वी यादव को लेकर के एक चीज और ये कहा जा रहा है कि जो उनके नेता हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार दुरुपयोग कर रही है ईडी और सीबीआई एजेंसियों का। आपको लगता है कि ये सारी चीजें सरकारी तंत्र के अधीन है? देखिए, ये उपयोग और दुरुपयोग वाली बात तो हमेशा से, जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी, जी। कांग्रेस सत्ता में थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय भी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पैरट और पता नहीं क्या क्या मतलब कहा था, समझे ना। तो दुरुपयोग का जो आरोप है वो जी। हमेशा से, चाहे किसी की भी सरकार हो, ठीक है, जब करप्शन की जांच होगी तो उस पर दुरुपयोग जो है वो तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये जो दुरुपयोग वाली बात है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, कोई किसी का दुरुपयोग नहीं करता। कोई भी पुलिस अपने पावर का दुरुपयोग करके किसी को केस में फंसा सकती है, किसी को गिरफ्तार कर सकती है, जी। लेकिन अल्टीमेटली वो गिरफ्तारी जुडिशियल स्क्रूटनी का सब्जेक्ट होता है। पुलिस आपको आज गिरफ्तार करके 24 घंटे के भीतर आपका मेडिकल सेडिकल करा के जज साहब के सामने पेश कर देती है। पुलिस के हाथ से चीज़ें निकल गई। अब इट्स अपॉन द कोर्ट कि वो आपको रिलीज कर दे, आपको बेल दे दे, आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज दे, या आपके अगेंस्ट इनफ एविडेंसेस है जिसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है तो आपको पुलिस कस्टडी में भेज दे या जुडिशियल कस्टडी में भेज दे। अब वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है। तो जहाँ तक हम मिसयूज ऑफ पुलिस कहते हैं ना, उसका बड़ा एक लिमिटेड स्कोप है। पुलिस आपको गिरफ्तार करके जज के कोर्ट में 24 घंटे के भीतर खड़ा कर देगी, इससे ज़्यादा पुलिस का पावर नहीं है। इसके बाद उसको कहाँ जाना है, वापस घर जाना है, वापस थाने जाना है या वापस जेल जाना है, वो अल्टीमेटली जुडिशियल स्क्रूटनी का सब्जेक्ट है। वो कोर्ट तय करती है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस, एलिगेशंस, जो बेसिक केस है, प्राइमा फेसी जो केस है
उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पे। तो ये कहना कि अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल जी। दूं, मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का जो जो गिरफ्तारी हुआ, संजय सिंह का गिरफ्तारी हुआ, इसमें भी बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ कि ये मोदी जी ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, फलाना ढिमका, ये नहीं चाह रही है कि सरकार यहाँ दिल्ली में काम करे, इसको अस्थिर करना चाहती है तमाम। आपने 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 मनीष सिसोदिया के बेल में सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क्स पढ़ा? मोर देन 300 करोड़ का लेन देन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस में पाया है। समझ गए ना? तो सुप्रीम कोर्ट तो मोदी के हिसाब से नहीं चल रही है या किसी सत्ता दल के हिसाब से नहीं चल रही है। चलो तुम आरोप सीबीआई पे लगा सकते हो, तुम आरोप ईडी पे लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे आप ये आरोप नहीं लगा सकते। तो अल्टीमेटली जो एलिगेशन ईडी का था, जो एलिगेशन जांच एजेंसीज का था, वो कहीं ना कहीं कोर्ट में सब्सटेंशिएट होता है, तभी किसी की बेल रिजेक्ट होती है या किसी का कस्टडी कंटिन्यू होता है। अब समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जी। तो ये एक लाइन में कह देना कि चुनाव पास है और ये नज़दीक है या पावर का मिसयूज है या जांच एजेंसी का सरकार मिसयूज कर रही है, ये दिस इज़ नॉट सफाइस, ये नहीं है। ये हमेशा से जब भी कोई गिरफ्तार हुआ है पॉलिटिकल पर्सन, वो हमेशा पक्ष विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट इन चीज़ों पर डिसाइड नहीं करती चीज़ों को, कोर्ट हमेशा फैक्ट्स, लॉ और जो एविडेंसेस जो जांच एजेंसी कलेक्ट करती हैं उसके आधार पे कोर्ट फैसला करती है। एक और सवाल ले लेते हैं सर आपसे कि अगर ईडी को कोई भी नेता, चाहे तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, अगर जांच पड़ताल में, अगर पूछताछ में सहयोग कर रहा हो नेता, तो गिरफ्तारी की जो आशंका रहती है वो कम हो जाती है। डेफिनेटली किसी भी केस में जी। कोई जांच एजेंसी किसी एक्यूज्ड को गिरफ्तार करे या ना करे, जी। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। किसी एलिगेशन का सीरियसनेस क्या है, किसी एक्यूज को अगर छोड़ दिया जाएगा तो विटनेस को टेम्पर करने का, धमकाने का, इंटिमिडेट करने का, साक्ष्य को मिटाने का आशंका क्या है, या देश छोड़ के कोई भाग जाएगा इसकी संभावना कितनी है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां तय करती है कि इनका गिरफ्तारी बनता है या गिरफ्तारी नहीं बनता है। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप जांच एजेंसीज को सहयोग करते हैं तो गिरफ्तारी के चांसेस कम होते हैं। जांच एजेंसीज के संबंध को इवेड करना, उसको इग्नोर करना, आप खुद अपने लिए गिरफ्तारी का ग्राउंड बनाने जैसा है। तेजस्वी यादव सहयोग कर रहे हैं इसलिए वो बच सकते हैं, गिरफ्तारी से हाँ, बच सकते हैं। यस बच सकते हैं। और केस में क्या है, केस में काफी ज्यादा पावरफुल केस है या फिर हल्का फुल्का है, बच निकल सकते हैं वहां से? देखिए, जो मैंने पढ़ाई तो 7 केस है जी। 7 अलग अलग लैंड की डील हुई है, 15 से ज़्यादा लोगों की नौकरी उससे मिली है और 1/10 से भी कम प्राइस में ये लैंड दी गई है। जी। जो 80,000 स्क्वायर फीट वाला था वो तो मैं देखा कि वो मीसा भारती को वो लैंड गिफ्ट किया गया है। जी। एक लैंड जो है वो लालू यादव के नाम था, बाद में उसको दूसरी डॉटर के नाम उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मामला तो सीरियस है, जो हाँ मैं जो समझ पा रहा हूँ मामला सीरियस है। बच नहीं सकते हैं। अब वो तो जांच में तय होता है। अब वो तो जांच में अब क्या है, मैं आपको एक चीज़ और पहले क्लियर कर दूं कि मेरे पास ना कोई केस है, ना मैंने एफआईआर पढ़ी है, ना मैंने कोई चार्जशीट पढ़ी है। मैं अखबारों के माध्यम से जो मुझे समझ में आया है, ठीक है, मैं उसके आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि केस तो आपने देख करके तो एक वकील को मोटा मोटी समझ में तो आ जाता है सर। समझ में आता है, एंड इट्स अ सीरियस केस। सीरियस केस है। यस। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।